लेखा शास्त्र की क्लास में आपका बहुत स्वागत है बेटा। आज अपन पढ़ेंगे गैर व्यापारिक संस्थाओं के वित्तीय विवरण। जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं उनका वित्तीय विवरण कैसे होता है इसके बारे में। तो बेटा आपको बता दूं, आपके लिए कक्षा 11वीं के बच्चों, आपके लिए नया विषय है लेखा शास्त्र। परीक्षा की दृष्टि से आपको बेटा छोटे छोटे प्रश्न, अब आपको 30 नंबर के 1 नंबर वाले प्रश्न आएंगे बेटा, और 2 नंबर और 3 नंबर। परीक्षा की दृष्टि से अब अपनी तैयारी हो रही है बेटा। तो अपन पढ़ेंगे गैर व्यापारिक संस्थाओं के वित्तीय विवरण क्या होते हैं। तो जो गैर आय और व्यय खाता बनाया जाता है, तो जो आय और व्यय, जो गैर वित्तीय संस्थाओं, गैर व्यापारिक संस्थाओं के वित्तीय विवरण, जो मतलब जिनका कोई व्यवसाय नहीं, तो आय व्यय खाता बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? कंपनी द्वारा बनाया जाता है, गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है, व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होता है, आय व्यय खाता बनाया जाता है गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा। जो आय व्यय खाता बनाया जाता है द्वारा बनाया जाता है गैर व्यापारिक संस्था के द्वारा बनाया जाता है। फिर उसके बाद है प्राप्ति भुगतान खाता बनाया जाता है। वो भी काय में बनाया जाएगा? जो आपको प्राप्ति भुगतान है वह खाता भी आपका काय में बनाया जाएगा, गैर व्यापारिक संस्था के माध्यम से बनाया जाएगा। तो प्राप्ति भुगतान खाता बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है? फर्म द्वारा बनाया जाता है, कंपनी द्वारा, एकांकी व्यापार द्वारा, या फिर आपको गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा। तो आपका जो प्राप्ति भुगतान है वो भी कैसे बनेगा? गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनेगा। फिर प्राप्ति भुगतान खाता प्रदर्शित करता है, मतलब आपको जो प्राप्ति हुई है, तो भुगतान खाता जो अपन बनाते हैं, जो क्या प्रदर्शित करता है? आय व्यय का प्रदर्शन करता है, लाभ हानि का, फिर घाटे, बचत तथा घाटे का, और डी है, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें डी वाला है नगद प्राप्ति का भुगतान। तो जो प्राप्ति भुगतान खाता प्रदर्शित करता है वह होता है नगद प्राप्ति का भुगतान। तो ये ऑप्शन हो गया आपका डी। प्राप्ति भुगतान खाता का सारांश होता है। जो प्राप्ति खाता होता है उसका भुगतान क्या होता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है बेटा बैंक खाते से, बी रोकड़ बही से, सी आय व्यय से, और डी चिट्ठे से। तो जो आपका प्राप्ति भुगतान खाता का सारांश होता है रोकड़ बही। तो अगर कोई खाता नहीं था, रोकड़ बही नहीं होगी तो कोई खाता ही नहीं होगा, रोकड़ नहीं होगी तो कोई आय व्यय नहीं होगी। लेकिन जब प्राप्ति भुगतान खाता का सारांश होता है रोकड़ बही। फिर है ऐसे व्यक्ति जो सेवाएं प्रदान कर पारिश्रमिक कमाते हैं उसे कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपनी सेवाएं देते हैं उसके बाद उनको जो पारिश्रमिक मिलता है, वेतन मिलता है, उसे क्या कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका आय व्यय खाते का, दूसरा है रोकड़ बही का, तीसरा लाभ हानि खाते का, और चौथा है बैंक खाते से। तो इसका सही ऑप्शन है आय व्यय खाते से। तब जो आपको पारिश्रमिक मिल रहा है वह कहां से मिलेगा? लाभ हानि खाते से प्राप्त होगा। फिर आय व्यय खाता है वास्तविक खाता होता है। जो आय व्यय खाता होता है उसमें क्या होता है? तो पहला होता है वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, अवास्तविक, इनमें से कोई नहीं। तो जो आय व्यय खाता होता है वह कैसा होता है? अवास्तविक खाता होता है। आय व्यय खाता जो होता है वह कैसा होता है? आय व्यय खाता अवास्तविक खाता होता है। तो ये आपका सही विकल्प चुनकर लिखे बेटा। ये एक नंबर के प्रश्न है। आपको आय व्यय खाता कैसे बनाया जाता है? गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा। प्राप्ति भुगतान का खाता कैसे बनता है? गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा। फिर प्राप्ति भुगतान खाता प्रदर्शित करता है तो आपको नगद प्राप्त होता है।
प्रश्न हो गए बेटा। इसके बाद अपन देखेंगे बेटा 2 और 3 नंबर वाले प्रश्न देखेंगे। 1 नंबर वाले ही तब इसके बाद है बेटा व्यापारिक संस्थाओं का पेशेवर, मतलब जो व्यापारिक, तो ये आपके 1 नंबर वाले प्रश्न। गैर व्यापारिक संस्थाओं का पेशेवर व्यक्ति लेखाकरण प्रणाली अपना, जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं ये वह पेशेवर व्यक्ति होती हैं जो लेखाकरण की प्रणाली को अपनाते हैं। वह कौन सी होती है? तो एक इकहरा लेखा प्रणाली, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दोहरा लेखा प्रणाली, ऑप्शन सी मिश्रित लेखा प्रणाली, या ऑप्शन डी रोकड़ प्रणाली। तो जो गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं वह कौन सी प्रणाली को अपनाते हैं? तो वो होगा बेटा रोकड़ प्रणाली को अपनाते हैं। जो गैर व्यापारिक संस्थाओं पेशेवर व्यक्ति होते हैं वह लेखाकरण में रोकड़ प्रणाली को अपनाते हैं। फिर उसके बाद है बेटा कि चिट्ठा आर्थिक चिट्ठा है, उसको आर्थिक चिट्ठा विवरण है, खाता या विवरण है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आर्थिक चिट्ठा होता है वह क्या होता है? आर्थिक चिट्ठा है तो वो है विवरण। आर्थिक चिट्ठा होता है उसे अपन क्या करते हैं? विवरण के माध्यम से लिखते हैं। फिर गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य होता है, जो गैर व्यापारिक मतलब संस्थाएं होती हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? समाज सेवा करना, लाभार्जन करना, या अधिकतम लाभ कमाना, या निःशुल्क सेवा देना। जो गैर व्यापारिक संस्था होती है उनका उद्देश्य होता है समाज सेवा करना। जो गैर व्यावसायिक को व्यवसाय में ना तो लाभ चाहिए, तो लाभार्जन कमाना है, ना वह निःशुल्क सेवाएं उनको, लेकिन वह केवल समाज सेवा करना उनका उद्देश्य होता है। फिर है 10वां, गैर व्यापारिक संस्थाओं का अधिकांश लेन देन होता है। जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं उनका लेन देन कैसे होता है? नगद द्वारा, ऑप्शन ए होता है नगद द्वारा, उधार द्वारा, नगद व उधार दोनों का, क्या इनमें से कोई नहीं। लेकिन जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं उनका अधिकांश लेन देन नगद होता है। ऐसा होता है नगद। फिर है आय व्यय खाते लिखते हैं। जो आय और व्यय खाते होते हैं वो कैसे लिखते हैं? आगमत मदों में, पूंजीगत मदों में, फिर आगमत पूंजीगत मदों में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा आगमगत मदे। जो आय व्यय का खाता होता है, कायबल होता है, आगमगत जो मदे होती हैं उनमें होता है। फिर है प्राप्ति भुगतान खाता है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाममात्र का खाता, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्राप्ति मतलब आपको जो प्राप्त हुई राशि वह क्या होती है? व्यक्तिगत खाते में, वास्तविक खाते में, या नाममात्र के खाते में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो होगा ये प्राप्ति भुगतान खाता होता है, जो होता है वास्तविक खाता। इसका मतलब प्राप्ति भुगतान खाता वास्तविक खाता होता है। ये आपके 1 नंबर के प्रश्न हो गए बेटा। उसके बाद आपको 2 और 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में। तो वह है गैर व्यापारिक संस्था के 5 उदाहरण दीजिए। तो जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं उनका ऐसी संस्थाएं जिनमें स्थापना का मूल उद्देश्य लाभ अर्जन नहीं होता, समाज कल्याण होता है। मतलब जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती है उनका उद्देश्य होता है लाभ कमाना नहीं होता, केवल समाज का कल्याण होता है। उनमें गैर सामाजिक संस्थाओं में अव्यापारिक संस्थाएं भी हैं, जैसे अस्पताल हो गया, शैक्षणिक संस्थाएं हो गई, सार्वजनिक पुस्तकालय हो गया, मनोरंजन क्लब हो गए, धार्मिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च आदि। जो ये सब क्या है? गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं। फिर दूसरा है कि तो आपसे अगर पूछा जाए कि गैर व्यापारिक संस्थाएं के 5 उदाहरण दीजिए तो आपका आंसर ये होगा।
प्राप्ति भुगतान खाता किसे कहते हैं? तो गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा वर्ष में अंत में तैयार किया गया रोकड़ बही का सारांश, जो मतलब वर्ष के अंत में रोकड़ बही का सारांश प्राप्त भुगतान होता है। प्राप्ति भुगतान में अंतिम रोकड़ की जानकारी प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। तो प्राप्ति भुगतान खाते से प्राप्ति पक्ष में रोकड़ एवं समस्त नगद प्राप्तियों का लेखा भी किया जाता है। भुगतान पक्ष में समस्त नगद भुगतानों को लेखा किया जाता है। नगद भुगतानों संपत्ति को क्रय की जाती है। सभी लेखे किए जाते हैं। गैर व्यापारिक संस्था के पास रोकड़ बची अंतिम रोकड़ के शेष नाम से दर्शाया जाता है। फिर है प्राप्ति भुगतान खाते की क्या विशेषताएं हैं, मतलब प्राप्ति भुगतान की राशि प्राप्ति भुगतान खाते की क्या विशेषताएं हैं। तो ये गैर व्यापारिक संस्थाओं को पेशेवर व्यक्तियों द्वारा बनाया जाता है। भुगतान खाता कैसा होता है? वास्तविक खाता होता है। इसमें रोकड़ बही का संक्षिप्त रूप से वर्ष के अंत में बनाया जाता है। इस खाते का आरंभ वर्तमान में प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष होता है। इस खाते में पूंजी व आगम के फर्क न करते हुए समस्त रोकड़ प्राप्तियों व समस्त नकद भुगतानों को लिखा जाता है। छठवां है इन खातों की सभी प्राप्तियां व भुगतान, चाहे वे गत वर्ष की प्राप्त हो या चालू वर्ष की हो या स्थिर हो, फिर अग्रिम वर्ष के लिए भी लेखे किए जाते हैं और ये इसमें समय नहीं देखा जाता। इस खाते में नगद व्यवहारों को छोड़कर, जैसे हाथ से आदत्य व्यय, जैसे उसमें आ गया हाथ आदत्य व्यय और पूर्वदत्त व्यय, अर्जित आय और अनुपार्जित आय का भी लेखा किया जाता है। तो ये भुगतान प्राप्ति की विशेषताएं हैं। इस खाते की प्राप्तियां जो होती हैं और भुगतान जो होता है, चाहे वह गत वर्ष के लिए हो, चालू वर्ष के लिए हो या फिर अग्रिम वर्ष के लिए भी जो लेखे किए जाते हैं, इसमें समय नहीं देखा जाता। फिर है आय व्यय खाते की विशेषताएं बताइए। जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं उसमें आय व्यय खाता लाभ हानि का प्रतिरूप होता है। आय व्यय खाता कैसा होता है? लाभ हानि का प्रतिरूप होता है। खाता एक नाम मात्र का खाता है। आय व्यय खाते में पूंजीगत मदों को नहीं लिखा जाता, केवल आगमगत आय और व्यय को ही लिखा जाता है। फिर आय और व्यय खाते में चालू वर्ष से संबंधित आय व्यय खातों को लिखा जाता है। इस खाते में आय व्यय का अधिक या कमी, जो लाभ हानि जो आय व्यय का खाता होता है उसमें अधिक कमी को क्या करता है? दर्शाता है। आय व्यय खाते में प्रारंभिक रोकड़, शेष व अंतिम रोकड़ और शेष का लेखा नहीं किया जाता। आय व्यय खाते का समायोजन लेखा किया जाता है, जैसे अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय, स्थायी संपत्ति और हास आदि। सातवां इसका आय व्यय खाते की विशेषता में अधिक की कमी निकालने देने पर खाता कैसा हो जाता है? बंद कर दिया जाता है। और अधिक को आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में क्या करते हैं? इसे क्या करते हैं? दर्शाते हैं और कोषों में जोड़ देते हैं। इसमें इसकी कमी को क्या कर सकते हैं? अपन घटा सकते हैं। इसके बाद है आय मतलब बेटा इसका एक गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए मतलब निम्नलिखित 31 दिसंबर 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज क्लब प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। तो राज क्लब द्वारा जो प्राप्ति भुगतान खाता है उसको आप बनाना है। उसको 31 दिसंबर 2005 के समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आपको ये हल ऐसे ही लिखेंगे बेटा, राज क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता, और जो 31 दिसंबर 2005 को क्या है? समाप्त होने वाले वर्ष की। तो आपको इस गणित में आपको रोकड़ दिया है, शेष रोकड़ दी है 1 जनवरी 2006 के लिए, वो कितनी है? 4,390 रुपए। फिर आपको जो चंदा प्राप्त हुआ है गत वर्ष, ये
जनवरी 2006 के लिए जो दिया गया है। फिर आपको दान प्राप्त हुआ 800 रुपए, प्रवेश शुल्क दिया है आपका 4300 रुपए, इसी में आ गया बेटा आपका किराया 5250 रुपए, विद्युत खर्च हो गए, मजदूरी हो गई, ब्याज हो गया, बीमा शुल्क और मुद्रण एवं लेखन सामग्री 350 रुपए की है। और उसके बाद है विविध व्यय, वो है 900 रुपए के। आपको वेतन मिला जो 16,000 रुपए, और सचिन को मानदेय 7,500 रुपए, और क्लब के भवन का किराया हो गया 1,750 रुपए, जो क्या है उपार्जित आय है। उसके बाद बता दें बेटा आपको ये जो राज क्लब के लिए खाता बनाना है, उसकी आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। फिर ये क्या है भुगतान खाता, जो बन रहा है 31 दिसंबर 2005 के समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। तो आपके पास रोकड़ कितनी है 1 जनवरी में, है ना? तो आपको जो खाता जो शेष है बैलेंस, तो आपके पास कितना है 4,300। तो आपको प्राप्तियों में लिखना है, आपको क्या प्राप्त हुआ, रोकड़ प्राप्त हुई 4,390 रुपए। उसके बाद आपको चंदा प्राप्त हुआ 600 रुपए, है ना? फिर उसके बाद चालू वर्ष का 33,000 रुपए आपको चालू वर्ष में आपको जो प्राप्त हुए वो है, जो जितनी भी प्राप्तियां हैं वो आप उसको डेबिट साइड लिखोगे, और जितने भी भुगतान है उसको आप क्रेडिट साइड लिखोगे। तो उसके बाद जो आपको आगामी वर्ष में 4,000 रुपए प्राप्त हुए, ये आगामी वर्ष में आपको 4,000 रुपए प्राप्त हुए, वो भी प्राप्ति वाले कॉलम में आ गए। ऐसे आपके हो गए 37,600 रुपए, जो आपको गत वर्ष, चालू वर्ष और आगामी वर्ष में प्राप्त हुए। फिर उसके बाद है आपको दान प्राप्त हुआ, दान प्राप्त हुआ आपको 8,000 रुपए, ये है 8,000 रुपए या प्राप्त हुआ, वो आपको प्राप्ति वाले कॉलम में आ गया। फिर आपको प्रवेश शुल्क भी प्राप्त हुआ 4,300। इसके बाद आपको प्राप्त हुआ किराया, प्राप्त हुआ कितना, किराया प्राप्त हुआ 5,250 रुपए आपको किराया प्राप्त हुआ। फिर ब्याज प्राप्त हुआ 2,950 रुपए, ये है आपका 2,000, आपको किराया प्राप्त हुआ 5,200, और आपको जो ब्याज प्राप्त हुआ वो 2,950। ये सब आपके प्राप्ति वाले कॉलम में आ गए। तो आपकी कितनी रकम हो गई, आप इन सबको क्या करोगे, जोड़ोगे, टोटल लगाओगे, तो 62,490 रुपए आपके क्या हो गए, आपकी प्राप्तियां हो गई। उसके बाद आपने भुगतान क्या किया, भुगतान किया तो आपने आपका विद्युत खर्च आ गया 3,400 रुपए, आपने मजदूरी दी, तो जो मजदूरी भुगतान हुई वह हो गई आपकी 500 रुपए, आपका बीमा शुल्क आपने दिया 310 रुपए, ऐसे आपने मुद्रण और लेखन सामग्री दी 350 रुपए। फिर आपके विविध व्यय हुए, जो विविध व्यय है वो व्यय में आ गए आपके 900 रुपए, आपके यहाँ चले गए। फिर सचिव का मानदेय, जो आपने सचिव का पहले आपने वेतन दिया, वेतन कितना है 16,000 रुपए, और जो सचिन का मानदेय है वह भी आपने दिया 7,500 रुपए। फिर आपके पास सेल्स क्रेडिट था, जो अंतिम रोकड़ खाता, वो है 33,490 रुपए। तो जो आपको रोकड़ 1 जनवरी जो आपके पास रोकड़ शेष है वह है 33,490 रुपए है, जो वो आपका अंतिम शेष है, वो आप यहाँ पर लिख दोगे। तो फिर आप टोटल करोगे तो आपका बैलेंस 62,490 आ जाएगा। तो ये आपका राज क्लब की भुगतान द्वारा, जो राज क्लब है उसकी भुगतान के लिए आपने जो क्या बनाई, बैलेंस खाता, भुगतान खाता बनाया 31 दिसंबर 2005 के समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, जो इस प्रकार बनेगा। आप और भी बेटा परीक्षा किताब में उदाहरण लेकर आप इसको हल करोगे, और बार बार प्रयास करने पर ही आपको ये बैलेंसिंग समझ में
इसके पहले बच्चों अपन ने जो देखा था मतलब राज क्लब द्वारा आपने भुगतान खाता देखा 31 दिसंबर 2005 के समाप्त होने वाले। अब अपन देखेंगे, आपने ये भुगतान खाता बनाया। अब अपन देखेंगे बेटा आराधना क्लब का आय व्यय खाता। अपन ने भुगतान खाता था, अपन ने उसमें देखा था प्राप्ति और भुगतान, है ना। अब अपन आराधना क्लब का आय और व्यय खाता बनाएंगे जो 31 दिसंबर 2008 के समाप्त होने वाले वर्ष के लिए है। तो अपन उसमें जो कॉलम बनाएंगे वो आय, व्यय और रकम, और उसके बाद आय और रकम। तो अपन ने जो व्यय किए, जो मतलब अपन ने व्यय किए आराधना क्लब के खाते में, तो अपन आय व्यय खाता बना रहे हैं आराधना क्लब के लिए। तो अपन ने जो व्यय किए, तो जो अपना व्यय है, सबसे पहले व्यय ले लेंगे। अपने किराया दिया, कितना दिया 105 रुपए, तो ये है 105 रुपए अपना किराया जो अपन ने किराया दिया। फिर जो अदद था 40 रुपए, जो अपन 40 रुपए जो है अदद किराया 40 रुपए हो गया, ये हो गया। इस प्रकार 145 रुपए अपन ने क्या दे दिया, किराया दिया। उसके बाद है फुटकर व्यय, मतलब अपन ने जो फुटकर व्यय किया उसका भी पैसा अपन ने दिया। वो क्या है, जो फुटकर व्यय है व्यय के अंतर्गत आ गए, ये हो गया 50 रुपए। फिर उसके बाद है विज्ञापन, अपन ने विज्ञापन पे भी व्यय किया। तो विज्ञापन पे व्यय किया अपन ने कितने 105 रुपए, वो यहाँ आ गए। तो ये अपन आराधना क्लब का आय व्यय खाता बना रहे हैं, तो उसमें अपन जो व्यय कर रहे हैं वो अपन लिख रहे हैं। फिर अपन ने छपाई के लिए व्यय किए 65 रुपए, और उसका अदद भी दिया अपन ने 48 रुपए, तो उसे कुल मिलाकर हो गए अपने 113 रुपए। आय और व्यय का आधिक्य हो गया, जो अपन ने आय और व्यय में आधिक्य है जो 1497 रुपए है। तो ये अपन जो व्यय में जो आधिक्य व्यय, जो अधिक व्यय किया अपन ने वो है 1497 रुपए आधिक्य व्यय में चले गए। उसके बाद में बेटा ये अपन ने जो व्यय किए वो आ गया। उसके बाद अपन लेंगे बेटा जो अपन को क्या प्राप्त हुई, आय प्राप्त हुई। तो अपन को आय कैसे प्राप्त हुई, अपन को चंदे से आय प्राप्त हुई 5500 रुपए। लीजिए ये प्राप्त चंदा अपन को हुआ 550 रुपए का अपन को चंदा प्राप्त हुआ। उसके बाद अपन ने विनियोग पर अपन को ब्याज प्राप्त हुआ, जो अपने पास राशि थी उस पर अपन को ब्याज प्राप्त आय हुई, जो ब्याज प्राप्त हुआ वो भी अपनी आय ही कहलाएगी। तो वो है 190 रुपए। फिर उस पे अपनी उपार्जित आय, जो उपार्जित आय है वो 10 है, तो 10 रुपए ऐसे मिलाकर अपने कितना हो गया, ये हो गया अपना 200। फिर अपन को भाषण, अपन ने जो भाषण दिया उससे अपन को क्या प्राप्त हुई, आय प्राप्त हुई। कितनी प्राप्त हुई, 1160 रुपए अपन को भाषण में क्या हुए, प्राप्त हुए। ये अपने जो हो गया 1160 रुपए जो अपन को भाषण में प्राप्त हुए वो अपन, तो एक अपना जो आराधना क्लब का आय व्यय खाता है, तो अपन ने व्यय जो किए वह डेबिट साइड, और जो अपन को आय प्राप्त हुई क्रेडिट साइड। तो ये अपना आराधना क्लब का क्या बन गया, आय व्यय खाता बन गया। तो उसमें जो अपन को चंदा प्राप्त हुआ आय से, विनियोग पर ब्याज मिला आय से, उपार्जित ब्याज मिला अपन को 10 रुपए। फिर अपन भाषण दिए, जो जितना भी भाषण दिया तो उस पर भी अपन को पैसे, मतलब जो आय हुई वह हुई 1160 रुपए। इस प्रकार ये आराधना क्लब था। तो ये बैलेंस 1910 रुपए और 1910 रुपए टोटल इनका बराबर आय और व्यय कैसे बराबर आ गया। तो ये 31 दिसंबर 2008 के समाप्त होने वाले वर्ष का आपका आय व्यय खाता बन गया। इसके पहले बेटा अपन ने भुगतान खाता देखा था, ये अपन आय व्यय खाता देखा। आपको और भी उदाहरण देखकर और हल करने हैं। धन्यवाद बच्चों।